हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकिरण की। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम किस तरह से निकाल सकते हैं। समंक दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक ऐसा प्रतिनिधि माप हमें निकालना है जो उन पूरी समंक श्रेणी का परिचय हमें दे दे। तो वहाँ हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालते थे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप श्रेणी के प्रतिनिधि मूल्य होते हैं। ये श्रेणी की बनावट के बारे में हमें नहीं बताते। समंक श्रेणी की बनावट, संरचना, पद मूल्यों का माध्य से जो बिखराव है या फैलाव है, उसकी जानकारी जो है हमें केंद्रीय प्रवृत्ति से नहीं मिलती है। उसके लिए हमें अपकिरण के माप की आवश्यकता होती है। कभी कभी विभिन्न श्रेणियों के माध्यों में समानता होती है, किंतु उनकी बनावट भिन्न भिन्न होती है, और कभी कभी विभिन्न श्रेणियों की बनावट एक जैसी प्रतीत होती है, किंतु उनके माध्यों में समानता नहीं होती। अतः श्रेणी की संरचना को ज्ञात करने के लिए अपकिरण के माप आवश्यक समझे जाते हैं। अब हम अपकिरण को पढ़ें, इससे पहले एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गांव में एक अनजान आदमी गया। वह अपने आप को बहुत पारंगत विद्वान समझता था। उसे केंद्रीय प्रवृत्ति का बहुत ज्ञान था। वह वहां गया गांव में। उस गांव को पार करके उसे दूसरे गांव में जाना था। बीच में एक नदी थी। बारिश का मौसम था। नदी में काफी पानी था। कई लोगों ने उसे मना किया कि आप इस नदी में से मत जाइए। उसने कहा, देखते हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि इस नदी की औसत गहराई क्या है, आप तो मुझे ये बता दीजिए। लोगों ने उसे बता दिया कि इस नदी की औसत गहराई 5 फीट है। वह आदमी तो 6 फीट लंबा था। उसने सोचा कि मैं तो 6 फीट लंबा हूं, इस नदी की गहराई 5 फीट है औसत, तो मैं तो आराम से पार कर जाऊंगा। लोगों के मना करने के बावजूद वह उस नदी में उतर गया। बीच नदी में जाकर वह व्यक्ति डूब गया। वह व्यक्ति क्यों डूबा? क्योंकि उसे सिर्फ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का ज्ञान था। उसे सिर्फ ये पता था कि औसत नदी की गहराई क्या है, लेकिन उस नदी की औसत गहराई से कहीं गहराई बहुत ज़्यादा थी और कहीं गहराई बहुत कम थी। कहीं 4 फीट की ही गहराई थी तो कहीं 12 फीट गहरी नदी थी, पर औसत गहराई है नदी की, वह 5 फीट की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा ज्ञान अधूरा है तो हम सही निष्कर्ष पे नहीं निकल सकते। अगर हम सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे, हम श्रेणी के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से श्रेणी के अन्य पदों के बीच कितनी दूरी है, कितना बिखराव है, उनमें आपस में क्या संबंध है, इसका निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है वो अधूरा माना जाएगा। इसलिए अपकिरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपकिरण का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अपकिरण क्या है।
श्रेणी के समस्त पद मूल्यों का केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अंतर या विचलन अपकिरण का माप कहलाता है। डॉक्टर बाउले के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण या अंतर का माप है। ब्रुक्स और डिक ने लिखा है, एक केंद्रीय मूल्य के दोनों ओर पाए जाने वाले चर मूल्यों के विचरण या प्रसार की सीमा ही अपकिरण है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपकिरण की अलग अलग परिभाषा दी है। कुछ ने इसे सीमा विस्तार के रूप में लिया है कि अपकिरण का प्रयोग श्रेणी के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के अंतर या विस्तार के रूप में भी किया जाता है, और दूसरा विचलनों के माध्य के रूप में भी किया जाता है। इसमें पहले समंक श्रेणी का माध्य निकाला जाता है, फिर उस माध्य से श्रेणी के समस्त पद मूल्यों का विचलन ज्ञात किया जाता है और अपकिरण के मापों को विचलन के माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार अगर हम ये कहें कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप प्रथम श्रेणी के माप हैं और जो अपकिरण के माप हैं वो द्वितीय श्रेणी के माप हैं, तो उचित होगा। अब हम ये देखते हैं कि अपकिरण जो है उसकी कैलकुलेशन क्यों की जाती है, अपकिरण के माप क्यों निकाले जाते हैं। सबसे पहला अपकिरण निकालने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें श्रेणी की बनावट के बारे में जानकारी मिल जाए, क्योंकि अपकिरण के द्वारा हम श्रेणी किस तरह की है ये पता लगा लेते हैं। दूसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की विश्वसनीयता की जांच जो है अपकिरण के माप जब हम निकालते हैं उससे हो जाती है। तीसरा, दो श्रेणियों की विचरणशीलता का अध्ययन भी हम इससे कर सकते हैं कि अगर हमें दो श्रेणियों में कितना वेरिएंस है ये अगर निकालना हो तो हम अपकिरण के आधार पर उनकी विचरणशीलता निकाल सकते हैं। इसके अलावा अपकिरण यदि हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम उसके द्वारा सांख्यिकी के अन्य मापों की गणना भी कर सकते हैं, जैसे हम इससे विषमता ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही यह भी कहा गया है कि श्रेणी में जो विचरणशीलता है उसको नियंत्रण करना हो तो हम अपकिरण की सहायता ले सकते हैं। तो ये थे हमारे अपकिरण की माप को ज्ञात करने के कुछ उद्देश्य, जिनके आधार पे हम अपकिरण निकालना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि अपकिरण कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर अपकिरण को दो तरीकों से मापा जाता है, एक निरपेक्ष माप के रूप में और दूसरा सापेक्ष माप के रूप में। निरपेक्ष माप जब किसी समंक श्रेणी के बिखराव, प्रसार या विचरण को उसी इकाई में ज्ञात किया जाता है जिस इकाई में श्रेणी का मूल्य दे रखा हो, तो उसे अपकिरण का निरपेक्ष माप कहा जाता है। यदि श्रेणी मीटर की इकाई में दी गई है तो अपकिरण भी मीटर में ज्ञात किया जाएगा, तो यह एक तरह का निरपेक्ष माप है। इससे स्पष्ट है कि देखो, जब अपकिरण के माप को उसी इकाई में व्यक्त किया जाता है जिस इकाई में श्रेणी के मूल समंक दिए गए हैं, तो उसे हम निरपेक्ष माप कहते हैं। दूसरा है सापेक्ष माप। जब किसी समंक श्रेणी में निरपेक्ष माप में संबंधित माध्य का भाग देकर जो अनुपात या गुणांक आता है वह अपकिरण का सापेक्ष माप कहलाता है। जब अपकिरण माप समंक माला की इकाई में व्यक्त नहीं किया जा रहा, उसे हम गुणांक के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा? अपकिरण का सापेक्ष माप कहलाएगा। तो एक तरह से अनुपातों के आधार पर जो माप निकलता है वह सापेक्ष माप कहलाता है।
यह जो सापेक्ष माप है वह 2 या 2 से अधिक श्रेणियों के तुलनात्मक अध्ययन में भी प्रयोग में आता है। अब हम देख लेते हैं अपकिरण को ज्ञात करने की जो रीतियां हैं वो कौन कौन सी है। आप देखिए, सबसे पहले है संख्यात्मक रीति, न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में लिमिट्स की जो मेथड्स हैं, सीमा रीतियां जो हैं, उनमें सबसे पहले है रेंज, विस्तार। इसमें आप श्रेणी का मिनिमम और मैक्सिमम विस्तार कहाँ तक है उसको आप ज्ञात करते हो। दूसरा है अंतर चतुर्थक विस्तार। इसमें हम चतुर्थक निकालते हैं और उसके आधार पे अंतर चतुर्थक विस्तार की चतुर्थकों के बीच का विस्तार कितना है उसके आधार पे अगर आप अपकिरण निकाल रहे हैं तो वह अंतर चतुर्थक विस्तार कहलाता है। चतुर्थक की तरह ही हम सतमक विस्तार भी निकाल सकते हैं। चतुर्थक विस्तार के आधार पे हम चतुर्थक विचलन भी निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल डाइवर्शन। तो ये जो विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, सतमक विस्तार या चतुर्थक विचलन जो हैं, ये सभी जो हैं वो सीमा रीतियां कहलाती हैं। और ये जो सीमा रीतियां हैं, ये सारी सीमा रीतियां जो मेथड्स हैं वो समंक श्रेणी के कुछ ही आपके मदों पर आधारित होती है, सारे मद इसमें शामिल नहीं होते हैं। दूसरा मेथड देखिए, विचलन माध्य रीति का। ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में आने वाला तरीका है। इसमें 2 तरीके हैं, एक है माध्य विचलन, मीन डाइवर्शन, और दूसरा है प्रमाप विचलन। माध्य विचलन में चूंकि प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो यह इस जो है मेथड की सबसे बड़ी कमी कही जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अपकिरण के मापों में जो प्रयोग में आता है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है रीति, वह है प्रमाप विचलन की रीति। इसको समांतर माध्य के द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा जो है बिंदु रेखीय रीति के द्वारा या ग्राफिकल मेथड के द्वारा भी हम अपकिरण को ज्ञात कर सकते हैं। वह हम लॉरेंज वक्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। जो हमारी माध्य विचलन के आधार पर ज्ञात करने वाली रीतियां हैं, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन, इन प्रमाप विचलन और माध्य विचलन में हम श्रेणी के सभी समंकों का प्रयोग करते हैं। जो हमारी लिमिटेशन वाली रीतियां थी, इनमें हमारे कुछ ही पद काम में आते हैं, जबकि इसमें हमारे सभी समंक, सभी पद जो हैं वो काम में आते हैं।